हेलो एवरीवन। इस वीडियो से पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे लेक्चर देख चुके हैं, जिनका वीडियो आप लोगों को चैनल में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स के बारे में। जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं टॉपिक की। जीएम क्रॉप्स या जीएम प्लांट हम उन प्लांट को कहते हैं जिनके जीन में मॉडिफिकेशन किया गया हो, या जिन प्लांट के अंदर किसी दूसरे प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल का जीन इंसर्ट किया गया हो। मतलब जीएम प्लांट हम उन प्लांट को कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके जीन में मॉडिफिकेशन किया गया हो, जिनके जीन में हम लोग मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, या फिर जिन प्लांट के अंदर हम लोग किसी दूसरे प्लांट या किसी बैक्टीरिया या किसी एनिमल का जीन इंसर्ट किए हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है और इस प्लांट के जीन के साथ हम लोग किसी दूसरे प्लांट या बैक्टीरिया या किसी एनिमल के जीन को हम लोग इंसर्ट किए हैं इसके साथ, तो इस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलेंगे। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जरूरत प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एंड इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ाने और प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की आवश्यकता पड़ती है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की आवश्यकता पड़ती है, जीन मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन किए जाने पर उस प्लांट को जीएम प्लांट कहा जाता है। किसी भी प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट के जीन में हम लोग किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन, चाहे इसी में हम लोग म्यूटेशन करा के मॉडिफिकेशन कराएं या किसी दूसरे जीन को इनके साथ जोड़कर मॉडिफिकेशन करें, पर मॉडिफिकेशन अगर हम लोग कर दिए हैं इस प्लांट के जीन में, तो इस प्लांट को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है। एक दूसरा डेफिनेशन और है, उसे भी देख लेते हैं। प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जीन ट्रांसफर करके या जीन म्यूटेशन करके या अन्य किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन करके बनाए गए प्लांट को जीएम क्रॉप्स या जीएम प्लांट्स कहते हैं। जैसे प्लांट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट की क्वालिटी को सुधारने के लिए या इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनमें हम लोग कहीं बाहर से जीन ट्रांसफर करके या इसी जीन में म्यूटेशन करा करके या फिर किसी भी अन्य तरीके का मॉडिफिकेशन करते हैं इस प्लांट के अंदर, तो इस प्लांट को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, या इस क्रॉप्स को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी कॉल्ड जीएम प्लांट। जीएम प्लांट हम लोग किसे कह सकते हैं, या जीएम प्लांट क्या होता है? तो देखिए, एक होता है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। अगर हम लोग कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग कराएं तो उसको हम लोग जीएम प्लांट नहीं कहेंगे। देखिए, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग को हम जीएम प्लांट नहीं कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम जीन में कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं करते, बल्कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अगर हम लोग एक बेसिक मेथड से प्लांट ब्रीडिंग कराएं, मतलब प्लांट के बीच रिप्रोडक्शन कराएं, तो उसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग नहीं कहते। मान लो एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इनके बीच हम लोग ब्रीडिंग करवा लें, तो उसको हम लोग जीएम प्लांट नहीं कहेंगे। इनसे जो प्लांट बनेगा उसको हम लोग जीएम प्लांट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है। तो इसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग नहीं कह सकते। तो किसे कहते हैं? देखिए, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन प्लांट ब्रीडिंग को हम जीएम प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जीन में म्यूटेशन कराते हैं। मान के चलो एक प्लांट है, इस प्लांट का ब्रीडिंग हम लोग किसी दूसरे प्लांट के साथ करा रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम लोग इसके जीन में म्यूटेशन करा रहे हैं, और इसके भी जीन में म्यूटेशन करा सकते हैं, या किसी एक के जीन में ही म्यूटेशन कराएंगे। तब हम लोग म्यूटेशन कराते हुए ब्रीडिंग कराएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। और जहां भी हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग कराए, म्यूटेशन करा दिए मतलब जीन में चेंजेस आएगा, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग कराएंगे और उससे बने जो प्लांट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जीएम प्लांट। ठीक है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होगा तो उसको हम लोग जीएम प्लांट नहीं कहेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग होगा तो उसको हम लोग जीएम प्लांट कहेंगे।
तो किसे हम जीएम प्लांट कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, पता चला? ठीक है। और देखिए अदर जीन ट्रांसफर मेथड, अदर जीन ट्रांसफर मेथड हैं, अलग-अलग और जीन के ट्रांसफर के मेथड हैं। जैसे एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे कोई भी अदर मेथड का यूज़ करके अगर हम लोग जीन ट्रांसफर किए हैं और जीन ट्रांसफर करके नया प्लांट बनाए हैं, तो उस प्लांट को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है? तो किसे हम लोग कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? कन्वेंशनल ब्रीडिंग वाले को नहीं कहेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग को कहेंगे और अदर किसी भी जीन ट्रांसफर मेथड से अगर हम नया प्लांट बनाए हैं तो उसे भी हम लोग जीएम प्लांट कहेंगे, ठीक है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? जीएम प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है? यह क्यों इम्पोर्टेंट है? देखते हैं चलिए। पहला, डिजीज रेजिस्टेंस होता है। जीएम प्लांट जो होता है, अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं तो उसमें कुछ तो गुण डालेंगे, है ना? या कुछ तो मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट है। ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है। हम लोग ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, मतलब सूखे के प्रति रेजिस्टेंस होता है। ड्रॉट स्ट्रेस को सह सकता है ना? तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। जो नया प्लांट बनाए वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है एंड पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुकूल भी हम लोग प्लांट बना सकते हैं, इसलिए भी जीएम प्लांट इंपॉर्टेंट है। हर्बिसाइड्स होते हैं, मतलब जीएम प्लांट कुछ ऐसे भी डेवलप किए जा सकते हैं जो नेचुरली हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी हर्ब को नष्ट करते हैं, हर्ब से इफेक्ट नहीं होता है इनको, तो ऐसे प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज। हम लोग जीएम प्लांट का न्यूट्रिशनल वैल्यू को ज्यादा कर सकते हैं, है ना? फार्मास्यूटिकल एजेंट्स एंड बायोफ्यूल्स। फार्मास्यूटिकल यानी जो मेडिसिन वगैरह बनाने हैं उनके लिए हम लोग सुटेबल प्लांट और बायोफ्यूल्स बनाने के लिए सुटेबल प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है? इसलिए भी इंपॉर्टेंस है। और डिजायर क्वालिटी, हम जिस क्वालिटी का प्लांट चाहते हैं, डिजायर मतलब हम जिस क्वालिटी का प्लांट चाहते हैं, है ना? तो जिस क्वालिटी का प्लांट चाहते हैं उस क्वालिटी का प्लांट इसके थ्रू बना सकते हैं, इसलिए भी जीएम प्लांट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हुए कि जीएम प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सभी कारणों के कारण जीएम प्लांट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जीएम प्लांट्स। जीएम प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के। जैसे बीटी कॉटन, एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। कॉटन मतलब आप लोगों को समझ आता होगा रुई, है ना? और बीटी कॉटन नाम आपने सुना होगा। ओनली बीटी कॉटन प्लांट को इंडिया में उगाना अलाउड है। इंडिया में केवल बीटी कॉटन प्लांट को ही उगा सकते हैं जीएम प्लांट के नाम पर। हम लोग किसी भी दूसरे जीएम प्लांट को इंडिया में नहीं उगा सकते, सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन प्लांट को उगा सकते हैं, ठीक है? बीटी कॉटन कैसे बनाया गया? ये जो कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट पर लार्वे मॉथ्स एंड बॉल वर्म अटैक करते थे और ये अटैक करके कॉटन को नष्ट कर देते थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कॉटन के डीएनए के साथ एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरिया के डीएनए को निकाल करके, और इस बैक्टीरिया में से भी कौन से डीएनए, बॉलवर्म्स रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाने वाले डीएनए को निकाल करके कॉटन के प्लांट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है और नया वैरायटी डेवलप किया जाता है, और उसी वैरायटी को कहा गया बीटी कॉटन, ठीक है? मतलब समझो, ये मान लो कॉटन का प्लांट है, तो इस कॉटन के प्लांट को बॉलवर्म अटैक करते थे और नष्ट कर देते थे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसमें से एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट लिया गया, जो सेगमेंट क्या करता था, बॉलवर्म्स के प्रति रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाता था। उस डीएनए को हम लोग लिए और उस डीएनए को लेकर इस प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ दिए। अब क्या हुआ, प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ने पर प्लांट में भी बॉलवर्म रेजिस्टेंस जीन आ गया, ठीक है? तो अब प्लांट के अंदर भी बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंस प्रोटीन बनने लगेगा और ये जो कॉटन का प्लांट है ये सिक्योर हो जाएगा बॉलवर्म के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से बीटी कॉटन तैयार किया गया। अब बीटी कॉटन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो बैक्टीरिया था उसका नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis, जिसमें बी लिया गया और टी लिया गया, ठीक है? इस बैक्टीरिया के नाम के शुरू के लेटर को लिया गया और बीटी रख दिया गया, ठीक है? 2002 में मोनसेंटो और महाइको ने बीटी कॉटन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ बोलने से याद रखिएगा जानकारी, 2002 में मोनसेंटो और महाइको ने, ठीक है? और
इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जीएम प्लांट के नाम पर हम लोग बीटी कॉटन को ही कल्चर करते हैं, खेती करते हैं, बाकी कोई भी प्लांट नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है बीटी ब्रिंजल। बीटी बैंगन भी बनाया गया है ना। बीटी ब्रिंजल को बनाने के लिए क्रिस्टल प्रोटीन जीन को इंसर्ट किया गया था। यह जीन बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से लिया गया था। बीटी ब्रिंजल बनाने के लिए भी बैंगन में क्या किया गया, एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis से क्रिस्टल प्रोटीन वाले जीन को लिया गया। मतलब ऐसे जीन को लिया गया जिस जीन से क्रिस्टल प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, उस जीन को लेकर बैंगन में इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। बीटी ब्रिंजल का यूज इंडिया में नहीं हो रहा है, परंतु इंडिया के टेक्निक को कॉपी करके बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब बीटी ब्रिंजल का खेती अभी भी बांग्लादेश में होती है इंडिया के टेक्निक को यूज करके। बीटी ब्रिंजल जो है वह सूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंस वेराइटी है। बोरर रेजिस्टेंस वेराइटी बनाया गया है बीटी ब्रिंजल को। एक और है गोल्डन राइस। विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया। इसमें बीटा कैरोटीन के लिए जीन इंसर्ट किया गया है। बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा बने इसलिए जीन इंसर्ट किया गया है ताकि विटामिन ए ज्यादा से ज्यादा बन सके, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस। ये कुछ जीएम प्लांट हैं जो इंडिया में भी ट्रायल किए जा चुके हैं, जिनमें से बीटी कॉटन को अभी उगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स बनाने का मेथड्स क्या क्या है, तो इसके कई सारे मेथड हैं। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके भी जीएम क्रॉप्स बना सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक डिफरेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन करके भी हम लोग जीएम प्लांट बना सकते हैं, जीएम क्रॉप्स बना सकते हैं। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है, ये आप लोगों को चैनल में वीडियो मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये भी काफी बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन सभी मेथड्स को अलग से एक्सप्लेन करना शुरू करूं, अलग से समझाना शुरू करूं, तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएंगे सारे मेथड मिलाकर, ठीक है, या कम से कम 3 घंटे की तो वीडियो बन जाएंगे। इसलिए ये चैनल में अपलोडेड है वीडियो, आप अलग अलग जाकर देख सकते हैं। पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड में भी हम लोग यूज करके जीएम प्लांट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड द्वारा भी हम लोग जीएम प्लांट बना सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड द्वारा भी हम लोग जीएम प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड द्वारा भी हम लोग जीएम प्लांट बना सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं इनके। इनमें से एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर माइक्रो इंजेक्शन मेथड तक हम लोग पढ़े हैं। ये किसमें पढ़े हैं हम लोग? प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप चैनल में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और म्यूटेशन ब्रीडिंग का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स या एडवांटेज। क्या क्या बेनिफिट होते हैं जीएम क्रॉप्स के, जीएम प्लांट्स के, या क्या एडवांटेज है देख लेते हैं। इनहेंस टेस्ट एंड क्वालिटी इन क्रॉप्स। क्रॉप्स की टेस्ट को यानी स्वाद को और क्वालिटी को इनहेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस मैच्योरेशन टाइम। मैच्योरेशन टाइम को घटाया जा सकता है। जैसे कोई क्रॉप 4 महीने में तैयार हो रहे हैं, तो उसको हम लोग मैच्योरेशन टाइम को कम करके 3 महीने का कर सकते हैं। या कोई 3 महीने में तैयार हो रहे हैं तो उसको हम लोग 2.5 महीने, 2 महीने का कर सकते हैं, जिससे हम लोग ज्यादा फसल चक्र अपना सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 महीने में हम लोग एक ही फसल लेते थे, तो हम लोग 2 बार 2-2 महीने में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैच्योरेशन टाइम को कम करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंड यील्ड्स। इनका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें विटामिन ए ज्यादा चाहिए तो विटामिन ए, ई चाहिए तो विटामिन ई की मात्रा बढ़ा सकते हैं, है ना। प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो प्रोटीन ज्यादा ले सकते हैं, तो इनके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस यानी स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेस, ड्रॉट स्ट्रेस हुआ या वाटर स्ट्रेस हुआ, इन सब के प्रति हम लोग टॉलरेंस बना सकते हैं, सहने वाला। इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज, पेस्ट्स एंड हर्बिसाइड्स।
डिजीज के लिए भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं, पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं और हर्बिसाइड्स के लिए भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं हम इसको। न्यू प्रोडक्ट, हम लोग किसी भी नए तरीके का प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये इसके बेनिफिट्स हुए जीएम प्लांट के या जीएम क्रॉप्स के। नेक्स्ट देखते हैं इशू सराउंडिंग जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के सराउंडिंग में क्या इशू आ सकते हैं। पहला, सेफ्टी, लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ है। अभी तक जीएम प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ है, जिसके कारण सेफ्टी का इशू है। जैसे हम लोग जीएम प्लांट तो बना लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट खेती कर रहे हैं, हो सके वो टॉक्सिक इफेक्ट डाले या कुछ पर्यावरण को हार्म पहुंचाए, है ना, तो हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इशू क्या है, बड़ी कंपनी कॉपीराइट ले लेंगे एंड फार्मर को बीज महंगा मिलेगा। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जीएम प्लांट का कॉपीराइट ले लेंगे और फार्मर को बहुत महंगा बीज देंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। नेचर के साथ छेड़खानी होगा, जो नेचुरल प्लांट हैं, नेचुरलिस्टिक प्लांट हैं, उनके साथ छेड़खानी हो जाएगा। हम लोग उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो नेचर के साथ छेड़खानी। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट में बढ़ोतरी होगा, जैसे ब्लैक में बीज बिकना, ब्लैक में प्रोडक्ट बिकना, ये सारे काम होने लग जाएंगे, बढ़ोतरी हो जाएगी। कभी कभी जीएम क्रॉप्स हार्मफुल होने पर उनके पैदावार में अचानक से बैन लग सकता है, और जब बैन लगेगा तब किसान खेती कर चुका होगा तो उसको नुकसान होगा। मान के चलो कहीं किसान खेती कर चुके हैं और पता चला फसल भी तैयार हो चुका है, फिर पता चल रहा है कि इस जीएम प्लांट से नुकसान है, इसको बैन किया जाए, और उसको बैन कर दिया गया। और जैसे ही बैन कर दिया जाएगा तो किसान खेती कर चुका होगा, लार्ज स्केल में खेती कर चुका होगा, तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए भी पूरी तरीके से स्टडी होने से पहले इसको खेती नहीं किया जा सकता, ये एक नुकसान है। डाइवर्सिटी पर इफेक्ट, बायोडाइवर्सिटी पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर कोई हार्मफुल गैस रिलीज हो जाए या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो तो बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट होगा, ठीक है। लीगल पोजीशन ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, क्या लीगल पोजीशन है, किन जीएम क्रॉप्स को हम इंडिया में उगा सकते हैं, इनका अप्रूवल कौन देता है, इन सब के बारे में देखते हैं। जीएम क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए अप्रूवल इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिसियल कमिटी देता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीईएसी कहते हैं। तो जीईएसी द्वारा इसका अप्रूवल दिया जाता है। जब जीईएसी अप्रूवल दे दे तभी हम इंडिया में इस प्लांट की खेती कर सकते हैं, जीएम प्लांट की, चाहे कोई सा भी जीएम प्लांट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ गैस नहीं होगा, जीईएसी होगा, ठीक है। तो जीईएसी द्वारा अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट की खेती करने पर 5 साल की सजा तथा 1 लाख तक फाइन दिया जाता है। अगर किसी भी जीएम प्लांट को जीईएसी अप्रूव्ड नहीं किया है, वो अनअप्रूव्ड है, तो उसकी अगर खेती किया जाता है तो 5 साल की सजा और 1 लाख की जुर्माना हो सकती है। नेक्स्ट है, जीईएसी ने 2002 में इंडिया में बीटी कॉटन के कल्चर को अप्रूव किया था। जीईएसी 2002 में इंडिया में बीटी कॉटन को अप्रूव किया और तब से लेकर अब तक बीटी कॉटन की खेती की जाती है। आजकल उगाए जाने वाले 90% कॉटन बीटी कॉटन ही है, ये नोट में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक समाप्त हो जाता है जीएम प्लांट का या जीएम क्रॉप्स का। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कुछ कुछ जानकारियां याद रखनी है, ज्यादा कोई प्रोसेस वगैरह याद नहीं रखने हैं।